2 दिन तक मैं निहायत सब्र और सुकून से वक्त बसर करता रहा। मैंने सोचा था कि किसी मुनासिब मौके की तलाश में रहूंगा जब मुझे यहाँ से निकल भागने में आसानी हो। तीसरे दिन मुझे शाम में उसी खुशरू शख्स के सामने पेश किया गया जिसका नाम मैं नहीं जानता था और ना ही मैंने मालूम करने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस तरह वो जॉन स्नोडन का शिनासा था उससे यही मालूम होता था कि जॉन स्नोडन उससे भी बखूबी वाकिफ है। लेकिन मैं उस बदबख्त का नाम नहीं जानता था और उसे मुखातिब करने के लिए मुझे ऐसे तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ रहे थे जिनमें उसका नाम लेने की ज़रूरत पेश ना आए। वो पस्ता कामत भी उसके पास मौजूद था जिसने मुझे राइफल की मशक कराई थी। लाने वाले दोनों आदमी हमें छोड़कर बाहर निकल गए। खुशरू शख्स के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक सर्द सी कैफियत उस पर तारी थी। उसने उंगलियों में सिगरेट दबाई हुई थी और उसके हल्के हल्के कश ले रहा था। पस्ता कामत एक आराम कुर्सी पर तकरीबन नीम दराज था। खुशरू शख्स ने तीखी निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा, जॉन स्नोडन, यकीनन तुमने कोई फैसला कर लिया होगा। अफसोस इससे ज़्यादा वक्त तुम्हें नहीं दिया जा सकता। अपने फैसले से हमें आगाह करो। मैंने कमरे की सिचुएशन का जायज़ा लिया। ये आखिरी वक्त था जब मैं कोई कार्रवाई कर लेता, वरना शायद उसके बाद मौका न मिलता। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर पस्ता कामत शख्स के पास जा खड़ा हुआ। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। खुशरू शख्स ने पूछा, क्या फैसला है तुम्हारा? पस्ता कामत के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि मैं जिस सब्र सुकून के साथ खड़ा हूँ, इस सूरत में कोई तूफान भी पोशीदा है। मेरा फौलादी घूंसा उसके सर पर पड़ा और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ पांव फैल गए। उसने उठने की कोशिश की तो इस तरह मेरा हाथ फिसला कि मेरी उंगलियां उसके नथनों में दाखिल हो गईं। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं थी कि मैं उसके नथनों को चीर डालूं। खून उसके चेहरे से फव्वारे की तरह उबल पड़ा। उसी वक्त खुशरू आदमी ने, जो मेरे बाईं समत खड़ा था, मेरे ऊपर छलांग लगाई और फुर्ती से मेरी पेशानी पर घूंसा रसीद करने की कोशिश की। लेकिन मैंने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो उलट कर दीवार के पास जा गिरा। उसने फुर्ती से पलट कर उठने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसकी पुश्त पर दीवार थी इसलिए अपनी उस कोशिश में वो नाकाम हो गया। पस्ता कामत के हलक से खौफनाक चीखें निकल रही थीं। वो अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट रहा था कि मैंने झपट कर उसे पकड़ लिया और रगेदता हुआ दीवार तक ले गया। लेकिन अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मैं नहीं सुन सका था। मैंने ये भी नहीं देखा था कि वो दोनों आदमी कब अंदर दाखिल हुए जो मुझे यहाँ तक लाए थे, और फिर उनमें से एक ने कोई ठोस और सख्त चीज़ मेरी गर्दन पर दे मारी। एक लम्हे के लिए सर बुरी तरह चकरा गया। दूसरी ज़रब ने हवास छीन लिए। मेरे कानों में कई लोगों के चीखने और शोर मचाने की आवाज़ें उभरी, लेकिन फिर जहन तारीकी में डूब गया। होश आया तो तारीकी फैली हुई थी। मैं उसी कमरे में था जिसमें मुझे कैद किया गया था। कमरे में बल्ब जल रहा था और करीब ही कुर्सी पर एक कवि हैकल आदमी बैठा हुआ था जिसकी सूरत मेरे लिए अजनबी थी। शायद मेरे सांसों की आवाज़ से उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं होश में आ गया हूँ। उसने पलटकर सर्द निगाहों से मुझे देखा और फिर आहिस्ता से गला साफ करके बोला, जो कुछ तुम कर चुके हो उसे भूल जाओ। जो करना है उसे याद रखो और ये बात भी जहन में रखो कि तुम्हें हर कीमत पर वही करना है जो हम लोग चाहते हैं। मैं बेबसी से उस नई शक्ल को देखता रहा। गर्दन की चोट अब भी दुख रही थी और दिमाग में हल्की हल्की टीसें उठ रही थीं। मैं उठकर मसहरी पर बैठ गया। कवि हैकल शख्स बहुत लंबे चौड़े बदन का मालिक था। उसने आहिस्ता से कहा, जिन लोगों पर तुमने हमला किया वो तुम्हारी जान के दुश्मन हो रहे हैं और अब तुम्हारे लिए बचने का कोई जरिया नहीं है। मैंने ये जिम्मेदारी इसलिए संभाल ली है कि तुम उन लोगों के हाथों में न पड़ सको। समझे? फैसला करो क्या चाहते हो। उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और उसका रुख मेरी तरफ करके बोला, अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो ठीक है, वरना मैं बेकार चीजों को साथ रखने का आदी नहीं हूँ। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। मुझे ये अंदाजा हो गया था कि अगर मैंने उस वक्त कोई रद्दोकद की तो ये शख्स एक लम्हे में गोली मार देगा। चुनाचे मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे उसका नाम बता दिया जाए, उस शख्स को कत्ल करने का मकसद बता दिया जाए, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए इतनी शिद्दत से इनकार किया जाता रहे। सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी, वरना ये काम करने में मुझे कोई आर नहीं है। वो बोला, उसका नाम और उसके कत्ल का मकसद तो तुम्हें अब भी नहीं बताया जाएगा। क्या फैसला करते हो? मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अंजाम देने को तैयार हूँ। वो चंद लम्हे मेरी शक्ल देखता रहा और फिर गुर्राए हुए लहजे में बोला, किसी भी किस्म की कोई गलत हरकत, कोई कोशिश तुम्हारे लिए सिर्फ मौत का पैगाम लाएगी जॉन स्नोडन, और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी बीवी भी उस मौत का शिकार होगी। हम चुन चुन कर तुम्हारे खानदान के एक एक फर्द को खत्म कर देंगे, समझे तुम? चुनाचे हर तरह से अपने आप को साजिशों से पाक रखना।
जो कुछ मैंने कहा है वही होगा, समझे। वो अपनी जगह से उठ गया और बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। मैं वक्ती तौर पर जरूर उनके आगे बेबस हो गया था, लेकिन हौसला नहीं हारा था। मैंने फैसला कर लिया था कि खास जिंदगी की बाजी ही लगाना पड़े, मैं उनके मकसद के लिए काम नहीं करूंगा। किसी बेगुनाह को मैं अपने हाथों से उस वक्त तक कत्ल नहीं करूंगा जब तक कि मुझे उसके कत्ल की वजह मालूम ना हो जाए। दूसरे दिन ठीक 4 बजे मुझे उस कमरे में से निकाल लिया गया और एक कार में बिठाकर कहीं ले जाया गया। मैं नहीं जानता था कि वो लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं पिछली नशिस्त पर था और मेरे दाएं बाएं 2 आदमी बैठे हुए थे। सड़कें खामोश और वीरान थीं। ये सफ़र तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा और उसके बाद कार शाहराह छोड़कर पहाड़ी इलाके की तरफ चल पड़ी। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की आखिरी किरणें थिरक रही थीं। नीचे वादियों में अंधेरा फैलता जा रहा था। हम आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जा रहे थे। सड़क के दोनों किनारों पर घने दरख्त थे जिनमें कहीं कहीं कोई मकान छुपा हुआ नजर आ जाता। दाएं बाएं मुड़ते हुए बिलाखिर हम एक जगह जा रुके। दरख्तों के दरमियान एक साफ कता नजर आ रहा था जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने इतना तवील सफर क्यों इख्तियार किया। पहले मुझे जिस हेलीकॉप्टर में उस जगह का मुआयना करवाया गया था वो तो उसी इमारत के सहन में था। इस मिशन के लिए उन्होंने उस नई जगह और नए हेलीकॉप्टर का इंतखाब क्यों किया है? ये हेलीकॉप्टर भी वो नहीं था जिसमें पस्ता कामत के साथ सफर करता हुआ मैं उस मकान तक पहुंचा था, बल्कि ये जरा मुख्तलिफ किस्म का था। उससे छोटा लेकिन तेज रफ्तार। ठीक 6 बजे मुझे हेलीकॉप्टर में दाखिल होने के लिए कहा गया। मेरे साथ 2 नए आदमी थे। उनमें से कोई मेरा जाना पहचाना नहीं था। उनमें से एक ने बैठते ही हेडफोन कानों से लगा लिए और उसके बाद हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होने लगा। हेलीकॉप्टर का पायलट भी वो नहीं था जिसने पहली बार हमें वहां तक पहुंचाया था। ये पायलट नया आदमी था। थोड़ी देर तक हेलीकॉप्टर का सफर जारी रहा और फिर मेरे बराबर बैठे हुए आदमी ने एक केस में से वही मखसूस किस्म की राइफल निकाल कर मेरे सुपुर्द कर दी। उसने आहिस्ता से कहा, राइफल खूब अच्छी तरह से चेक की जा चुकी है। हम जब उस पहाड़ी पर होंगे तो हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुल जाएंगे और हम तेजी से नीचे आएंगे। हम चाहते हैं कि जब वो मकान और तालाब के दरमियान पहुंचे तो निशाना लिया जाए। वो घड़ी की तरह वक्त का पाबंद है। मुमकिन है उस वक्त वो नहाने में मसरूफ हो। बहरहाल तुम्हारा काम उसका ठीक ठीक निशाना लेना है। मैंने सिर्फ इस बात में गर्दन हिलाने पर ही इक्तिफा किया और राइफल घुटनों पर रख कर खामोश बैठ गया। जो कुछ मैंने सोचा था उस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल था। खुद मेरी अपनी ही जिंदगी को खतरा लाहक था। हमारा सफर जारी रहा और फिर अचानक मैंने वो सफेद मकान देखा जो पहाड़ी के दामन में बना हुआ था। तालाब का नीला पानी घास के दरमियान चमक रहा था। हेलीकॉप्टर नीचे झुकने लगा। मेरी तरफ का बगली दरवाजा खुल गया और सर्द हवा के थपेड़े मुझे तसव्वुर की दुनिया से निकाल लाए। अब हम तेजी से नीचे जा रहे थे। मैंने राइफल उठाई और सही निशाना लेने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथ मैं पायलट को भी हिदायत देता जा रहा था। पायलट इस्तरारी तौर पर मेरी हिदायत पर अमल कर रहा था। रफ्ता रफ्ता नीचे उतरते हुए हम तालाब के ऐन ऊपर पहुंच गए जहां से मुझे निशाना लेना था। मैंने राइफल सीधी की और उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने भी गालिबन ऊपर उस हेलीकॉप्टर को देख लिया था क्योंकि उसका तहय्युर आमेज चेहरा ऊपर की समत उठा हुआ था। दफतन मेरे बराबर बैठे हुए आदमी ने भिंची भिंची आवाज में कहा, फायर, और उसके साथ ही मैंने एकदम हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मैंने भी जिंदगी की बाजी लगाई थी। तालाब की गहराई का मुझे अंदाजा नहीं था और ये अंदाजा भी नहीं था कि पानी मेरा वजन सहार सकेगा या नहीं। मुमकिन है मेरी दोनों टांगें ही टूट जाएं। तेज हवाओं की सनसनाहट के साथ एक लम्हे में पलक झपकते ही मैं तालाब में आ गिरा। वो लोग शिश्तर रह गए थे। फैसला भी नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने अपने आप को बचाने के लिए तैराकी की हर तरह की मश्क को जहन में रखा और पानी की सतह पर इस तरह गिरा कि अगर मैं तह तक पहुंच भी जाऊं तो मेरे सर को कम से कम चोट न लगे। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि तालाब खासा गहरा था और उसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ था, जिसकी वजह से पानी ने बआसानी मेरा बोझ उठा लिया। मैं इत्मीनान से राइफल समेत पानी की तह में पहुंच गया और उसके बाद जब मैंने पानी से सर उभारा तो हेलीकॉप्टर तेजी से वापस जा रहा था। पानी में नहाता हुआ आदमी जिसके बाल सफेद थे, मूछें और भवें तक सफेद थीं, लेकिन चेहरा बेहद जानदार था। फटी फटी निगाहों से आसमान की तरफ देख रहा था। फिर जब मैंने पानी की सतह से सर उभारा तो उसकी निगाहें मेरी तरफ उठी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार साफ नजर आ रहे थे। मैंने ऊपर की समत देखा और फिर भिंचे भिंचे लहजे में उससे बोला, फौरन ही तालाब से निकलकर किसी महफूज जगह पहुंचने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। एक लम्हे के लिए जैसे मेरे अल्फाज उसकी समझ में भी न आए हों,
लेकिन दूसरे लम्हे वो समझ गया और फिर तेजी से खुद ही किनारे की जानिब तैरने लगा। मैं भी उसका साथ दे रहा था। राइफल मैंने अब भी अपने हाथ में संभाली हुई थी, जो पानी में भीग कर नाकारा हो गई थी। हम दोनों तालाब से निकलकर दौड़ते हुए इमारत के साए में आ गए। अतराफ में कोई नहीं था। साए में पहुंचने के बाद उसने मुतहज्जराना निगाहों से मुझे देखा और फूले हुए सांस के साथ बोला, ये सब क्या था? मैंने उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए कहा, अब भी अंदाजा नहीं लगा सके। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, कोई भी हूँ, अपनी और मेरी हिफाजत का बंदोबस्त करो, मुमकिन है कोई और कार्रवाई हो जाए। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर तेजी से अंदर की समत मुड़ गया। मुझसे उसने अब भी कुछ नहीं कहा था। मैं उसके साथ मुड़कर 2 कदम चला तो दफतन मैंने 3-4 आदमी देखे जो मुख्तलिफ कामों में मशगूल थे। उसने चीख कर कहा, बाहर अलार्म बजा दो। थोड़ी ही देर के बाद एक सायरन की सी आवाज गूंजी और जरा सी देर में बेशुमार दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी इन आवाजों में शामिल थीं। वो एक दीवार से पुष्ट लगाकर गहरे गहरे सांस ले रहा था और फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहा था। उसकी नजरें बार बार मेरे हाथों में थमी हुई राइफल की जानिब उठ जाती। मैंने राइफल उसके पैरों के करीब फेंक कर कहा, मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए मखसूस किया गया था, लेकिन मैंने तुम्हारी जान नहीं ली बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें बचाया है। वो बोला, कौन थे वो लोग और तुम? मैंने कहा, क्या यह मुमकिन नहीं है कि अब तुम किसी महफूज जगह बैठकर मुझसे बातचीत करो? मेरा लिबास बुरी तरह भीगा हुआ है और मैं शदीद ज़हनी कोफ्त महसूस कर रहा हूँ। उसने अपने आप को संभाला, बोला, हाँ आओ, और फिर मुझे साथ लिए हुए अंदर चल पड़ा। एक खूबसूरत कमरे में पहुंचकर उसने दीवार में लगी हुई बेल बजाई और एक कमसिन लड़की अंदर आ गई। उसकी उम्र 16-17 से ज्यादा नहीं होगी। मुझे अंदाजा हो गया कि वो खादिमा की हैसियत रखती है। सफेद मूंछों वाले ने उससे कहा, स्लीपिंग सूट और गाउन निकाल लाओ, इन साहब को दे दो। फिर मुझे मुखातिब करके कहा, तुम खुद ही इसके साथ चले जाओ और लिबास तब्दील कर लो। मैं लड़की के साथ बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही मैंने 2-3 आदमियों को तेज रफ्तारी से अंदर आते हुए देखा। वो यकीनन सफेद मूंछों वाले के साथी ही थे। उन्हें नजरअंदाज करके मैं लड़की के साथ आगे बढ़ा और एक दूसरे कमरे में पहुंच गया। लड़की बार बार चोर निगाहों से मुझे देख रही थी, लेकिन उसने मुंह से एक लफ्ज भी न कहा। एक कमरे में जाकर उसने अलमारी खोली और उसमें से सफेद रंग का सिल्क का स्लीपिंग सूट निकाल कर मुझे दे दिया और फिर एक फूलदार स्याह गाउन भी। उसने एक समत इशारा करके कहा, उस तरफ प्लीज, बाथरूम। ये कहकर खुद दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने अपने भीगे हुए लिबास को उतार कर बाथरूम में डाल दिया और फिर स्लीपिंग सूट पहनकर ऊपर से गाउन पहन लिया। भीगे हुए बालों को बाथरूम के एक स्टैंड पर पड़े हुए तौलिए से खुश किया और वहीं रखे हुए कंघे से उनको दुरुस्त करके बाहर निकल आया। कमरे के दरवाजे के बाहर लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे देखा और फिर आगे बढ़ गई। मैं उसके साथ साथ चलता हुआ बिलाखिर उसी कमरे में पहुंच गया जहां सफेद मूंछों वाला सर पकड़े बैठा हुआ था। कदमों की आहट पर उसने सर ऊपर उठाया और संभल कर बैठ गया। फिर उसने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, गरम गरम कॉफी, ब्लैक। लड़की बाहर निकल गई तो उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब ये इमारत पूरी तरह महफूज है। अगर वो बम्बार तैयारे भी लेकर यहाँ पहुंच जाएं तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम बैठो। अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक हो तुम भी। ये सब कुछ हुआ क्या था? मैं वाज़े तौर पर कुछ नहीं समझ सका। जहां तक मेरा अंदाजा है, उस हेलीकॉप्टर के जरिए मुझे हलाक करने की कोशिश की जा रही थी। गालिबन तालाब में नहाते हुए मुझ पर गोलियां बरसाई जाती और हलाक कर दिया जाता, और शायद तुम्हें इस काम के लिए मखसूस किया गया था। मैंने कहा, हाँ। वो बोला, और तुम तालाब के ऊपर पहुंचने के बाद राइफल समेत नीचे कूद पड़े मेरी जिंदगी बचाने के लिए। तुम्हें ये भी अंदाजा नहीं था कि तालाब का पानी कितना गहरा है। इतनी बुलंदी से कूद कर तुम्हारे हाथ पांव भी टूट सकते थे, तुम्हारे सर में चोट भी लग सकती थी। मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। वो बोला, लेकिन क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो लोग तुम्हें क्यों कत्ल करवाना चाहते थे। वो बोला, ये बात मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब खेज है। मैंने कहा, पहले ये बताओ मैं तुम्हें किस नाम से मुखातिब करूं? वो बोला, मुझे चक लॉरिस कहा जाता है। लोग मुझे लॉर्ड चक लॉरिस कहते हैं। क्या मैं तुमसे भी मुतारिफ हो सकता हूँ? मैंने कहा, मेरा एक नाम जॉन स्नोडन है, दूसरा नाम रॉटर है। जिस नाम से चाहो तुम मुझे मुखातिब कर सकते हो। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब मैं बाद में बता दूंगा। वो बोला, तो फिर मैं तुम्हें स्नोडन ही कहकर मुखातिब करूंगा। मैंने कहा, हाँ, कोई हर्ज नहीं है। इतने में लड़की कॉफी ले आई और उसने बड़े एहतमाम से कॉफी मेरे सामने पेश कर दी और दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ गई। वो बोला, हाँ डियर स्नोडन, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। वैसे एक बात सुन लो, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है। वाकई आज मैं उनका शिकार हो गया था। ये बद एहतियाती मुझसे ही हुई,
ورنہ मैंने अपनी हिफाजत के लिए काफ़ी इंतजामात कर रखे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह की अजीमुशान कार्रवाई की जाएगी। बहर तौर दुश्मन अपने तौर पर कार्रवाइयाँ करता ही है। इस वक्त मेरी ज़िंदगी तुम्हारी रहीन मिन्नत है और मैं तुम्हारे उस एहसान का सिला ज़रूर दूंगा। मैंने ब्लैक कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट लिए। दिमाग को बड़ी फरहत हुई थी। जो कुछ मैं करना चाहता था वो कर चुका था। उन लोगों के चुंगल से निकल चुका था और उस बेगुनाह शख्स की जान भी बच गई थी। मैंने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया, चक लॉरिस, लॉर्ड चक लॉरिस। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर मैंने कहा, मुझे एक दूसरे मुल्क से यहाँ लाया गया है जहाँ मैं कैदी था। वो एकदम चौंक पड़ा। क्या नाम बताया था तुमने अपना? कॉफ़ी की प्याली उसने मेज़ पर रख दी। मैंने कहा, जॉन स्नोडन। वो मुस्तरिबाना अंदाज में बोला, ओह, तुम गैरोज पार्टी के आदमी हो। मैं उसका जायजा लेने लगा। मैंने कहा, गैरोज पार्टी के बारे में मैं कुछ जान सकता हूँ। वो बोला, क्या मतलब? क्या तुम उसके आदमी नहीं हो? मैंने कहा, अगर स्नोडन गैरोज पार्टी का आदमी था तो यूं समझ लीजिए कि मैं गैरोज पार्टी ही का आदमी हूँ। वो बोला, मैं अब भी तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, मैंने बताया ना, मेरा नाम जॉन स्नोडन भी है और रॉटर भी। वो बोला, बराह करम मुझे उलझावे में न डालो। जिस हादसे से मेरी जान बची है उसने अभी तक मेरे आसाब कशीदा किए हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा मजबूत दिल का मालिक नहीं हूँ। खास तौर से इस किस्म के मामलात से मेरा कोई वास्ता कभी नहीं पड़ा। मैं सियासी हैसियत रखता हूँ और सिर्फ दिमाग लड़ाना जानता हूँ। मैंने कहा, मिस्टर चक लॉरिस, ये एक दिलचस्प कहानी है। यूं समझ लीजिए कि ना मैं जॉन स्नोडन हूँ ना रॉटर। मेरा कुछ और ही नाम है। मैं एक कतई गैर मुताल्लिक आदमी था जिसे किसी गलत फहमी के बिना पर कुछ लोगों ने अगवा किया और एक तवील सफर के बाद हॉलैंड तक पहुंचा दिया। गालिबन जॉन स्नोडन को जेल से फरार करवाया गया था और उसके जरिए यह काम लिया जाना था, लेकिन उन्हें गलत फहमी हो गई। मुझे जॉन स्नोडन की हैसियत से ही यहाँ तक लाया गया और वो लोग मुसलसल मुझे जॉन स्नोडन समझते रहे। रॉटर मेरा नाम इसलिए है कि इस नाम से मैंने हॉलैंड तक सफ़र किया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ना मैं रॉटर हूँ और ना जॉन स्नोडन। मैं भी कुछ ऐसे हालात का शिकार था कि उस जगह से निकल कर किसी और जगह पहुँचना चाहता था और इस हैसियत से मैंने फ़ायदा उठाया। या फिर यहाँ कुछ लोगों ने मुझे जॉन स्नोडन की हैसियत से रिसीव करके मेरा काम मुझे बताया, जिसे ना करने के लिए मैंने खासी जिद्दोजहद की। लेकिन इन हालात में मेरे लिए ज़िंदा रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया था और मुझे मजबूर कर दिया गया था कि मैं ये काम करूं। मैंने फैसला कर लिया था कि किसी भी बेगुनाह शख्स की ज़िंदगी नहीं लूंगा, खा उसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी की बाजी ही क्यों ना लगाना पड़े। और मैंने ज़िंदगी की बाजी लगा दी। मुझे खुशी है कि मैं कामयाब रहा। वो बोला, बहुत अजीब हालात हैं। वो कौन लोग हैं आखिर? मेरे दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं, कमाल है। मैंने सोचा नहीं था। तुम अपना असल नाम तो बताओ दोस्त। मैंने कहा, आप मुझे जॉन स्नोडन ही कह लें तो क्या हर्ज है। वो बोला, गोया अपना असल नाम छुपाना चाहते हो। मैंने साफ गोई से कहा, हाँ। उसने कहा, अगर इसकी कोई खास वजह है तो मैं इसरार नहीं करूंगा। तुमने बताया है कि एक हादसे के तहत तुम्हें जॉन स्नोडन समझ लिया गया था और तुमने अपनी असल शख्सियत का इजहार इसलिए नहीं किया कि तुम यहाँ आना चाहते थे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन हॉलैंड ही में नहीं, बस मैं उस मुल्क से निकलना चाहता था। वो बोला, जो सवालात मैं तुमसे कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए हैं कि मैं तुम्हारे सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियाँ समझ लूँ। इसके अलावा इन सवालात का कोई मकसद नहीं है। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जिम्मेदारियाँ? बोला, मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाला मेरी निगाह में मामूली हैसियत नहीं रखता। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं नासिपास नहीं हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर लॉरिस। दर हकीकत हॉलैंड मेरे लिए अजनबी है और मैं किसी की मदद के बगैर यहाँ महफूज नहीं रह सकता। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे उस वक्त तक सहारा दे दें जब तक मैं इस मुल्क से रूशनास न हो जाऊं। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, चक लॉरिस की दोस्ती कबूल करो। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कहा, शुक्रगुजार हूँ। वो बोला, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी आरामगाह दिखा दूं। हम कुछ वक्त यहाँ रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। ये क़यामगाह मेरे लिए खतरनाक है। आ जाओ। वो उठ खड़ा हुआ और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। एक राहदारी तय करके हम एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। ये एक बेडरूम था जो निहायत सलीके से आरास्ता था। उसने कहा, यहाँ आराम करो, तुम लॉर्ड लॉरिस के दोस्त हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, शुक्रिया लॉर्ड, और लॉरिस मुस्कुराता हुआ निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने ख्वाबगाह पर निगाह डाली। ये इमारत ही जन्नत नज़ीर थी और फिर जिस तरह वीराने में उसे तामीर करवाया गया था उससे ही लॉरिस के ज़ौक़ का अंदाज़ा होता था। उस नीम तारीख ख्वाबगाह में सुकून ही सुकून था। हर शय ऐसी कि बस देखते रहो। एक गोशे में रोशन हुरूफ में बाथरूम लिखा नजर आ रहा था। मैं अंदर दाखिल हो गया और लिबास उतार कर गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा हो गया।
गुस्ल खाना महक रहा था। पानी में कोई नफीस हल्की खुशबू शामिल की गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।